हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बायोडा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर मिस रीमा और आज हम मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को ही आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पढ़ लिया था, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पढ़ लिया था, फिल्ट्रेशन रेट पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट फॉर्म होता है। अगर हम इतना ही यूरिन भी पास आउट करते तो पूरा दिन तो हम बाथरूम में ही बैठे रहते। तो यहाँ पर 99% से ज्यादा फिल्ट्रेट वापस से ब्लड में चला जाता है और उसी को बोलते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो आइए ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन देखते हैं। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फिल्ट्रेट कितना फॉर्म हुआ। 180 लीटर फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ पर डे, यानी कि 125 ml पर मिनट। लेकिन हमें ये भी पता है कि यूरिन कितना रिलीज होता है, 1.5 लीटर पर डे। ये पता है ना हमें बात। 180 लीटर तो फिल्ट्रेट बन गया, लेकिन यूरिन कितना रिमूव हुआ, 1.5 लीटर पर डे। तो इतना बड़ा जो गैप है, 99% से ज्यादा का जो गैप है, वो कैसे आया? वो आया बिकॉज ऑफ ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो 99% ऑफ फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड, वापिस से ब्लड में चला जाता है वो सामान जो फिल्ट्रेट में आया होता है, और उसे ही बोलते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो चलिए देखते हैं किस तरह से क्या क्या सामान एंटर या एग्जिट करता है। तो इसके लिए दोबारा से डायग्राम बनाना पड़ेगा नेफ्रॉन का। तो यहाँ पर दोबारा से डायग्राम बना देते हैं। ये वाला पार्ट क्या होता है, पीसीटी का पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है, दोबारा बता देती हूँ, ये है पीसीटी का पार्ट, ये है डीसीटी का पार्ट, ये है कलेक्टिंग डक्ट, और ये है लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब यहाँ पे बना फिल्ट्रेट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से ये बना हमारा फिल्ट्रेट बन गया। इस फिल्ट्रेट के अंदर वाटर भी आता है, मिनरल्स भी आते हैं, आयंस भी आते हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये सब भी आता है। तो ये सारा सब्सटेंस आता है। अब मैंने क्या बोला, वाटर भी आ रहा है, आयंस भी आ रहे हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड भी आ रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं कि नहीं होते हैं? ग्लूकोज और अमाइनो एसिड हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। उनको ना ही वेस्ट करें तो ही बेटर होता है, तो वो बाहर ना ही निकले बॉडी से तो ही बेटर है। लेकिन क्योंकि उनका साइज छोटा होता है, इसलिए वो फिल्ट्रेट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है, इसमें वो सारा सामान जो है वो वापस भेजा जाता है ब्लड में, जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। तो जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है, ये सिलेक्टिव होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है नॉन सिलेक्टिव होता है, वो किसी को भी अंदर आने देता है। अब ग्लूकोज को अंदर नहीं आना चाहिए था, पर वो अंदर आ गया फिल्ट्रेट में, तो उसको वापस से बाहर निकालना उसका किसका काम था, वो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का। तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो है सिलेक्टिव है, वो देखता है कि क्या चीजें आनी चाहिए वापस ब्लड में, क्या नहीं आनी चाहिए। तो ये सिलेक्टिव प्रोसेस होता है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में कुछ चीजें जो होती हैं वो पैसिवली जाती हैं बिना एनर्जी के रिक्वायरमेंट के, और कुछ चीजें जो होती हैं वो एक्टिवली जाती हैं। ये भी देख लेंगे हम। तो मैंने आपको क्या बोला कि फिल्ट्रेट में क्या क्या आ गया, इस फिल्ट्रेट में ग्लूकोज आ गया, अमाइनो एसिड आ गए, सोडियम पोटेशियम आयन आ गए, बाइकार्बोनेट आयन आ गए, फैटी एसिड आ गया, वाटर भी आ गया। तो ये चीजों में से अब क्या क्या रीअब्सॉर्ब होगा ये देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले है, कलेक्टिंग डक्ट है, हर एक में कुछ ना कुछ रीअब्सॉर्ब हो रहा होता है। तो एक एक करके हम सभी के अंदर देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इन पीसीटी कि पीसीटी के अंदर क्या क्या रीअब्सॉर्ब होता है। अगर आपको याद हो, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि पीसीटी जो है, इसमें मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होती है। मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन अक्कर इन पीसीटी, ये मैंने बताया था। इसका रीजन क्या था, क्योंकि इसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट थे। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा चीजें यहीं पर इसी एरिया में वापस चली जाएंगी ब्लड में। तो अगर हम देखें कितनी जाती हैं, तो 80% ऑफ सब्सटेंस इज रीअब्सॉर्ब्ड इन पीसीटी। तो 80% तो यहीं पे रीअब्सॉर्ब हो जाता है। अब उस 80% में से देखें हम क्या क्या रीअब्सॉर्ब होता है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्या क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर होता है हमारा जो भी न्यूट्रिएंट्स गलती से आ चुके होते हैं फिल्ट्रेट के अंदर। हमें पता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है उनकी बॉडी को, तो उनको वेस्ट बॉडी कर ही नहीं सकती, उनको यूरिन में बॉडी निकालना ही नहीं चाहेगी। तो जो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड होते हैं, सारे के सारे पीसीटी में रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। 100% जो है पीसीटी में ही वापस निकल जाते हैं पीसीटी से। क्या ये बात समझ आई? और ये होते हैं बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब एनर्जी का यूज किया और इनको वापस से ब्लड में भेज दिया, यानी कि हमारी बॉडी एनर्जी यूज कर लेगी पर ग्लूकोज अमाइनो एसिड को लूज नहीं कर सकती। वहीं पे और सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं और क्या क्या एंटर किया होता है, सोडियम, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, पोटेशियम, ये सब भी रीअब्सॉर्ब होता है। अब इनमें से कौन सा एक्टिवली होता है कौन सा पैसिवली होता है ये हम देखते हैं। और क्या रीअब्सॉर्ब होता है, तो यहाँ पर वाटर भी रीअब्सॉर्ब होता है। तो एक एक करके यहाँ पर देख लेते हैं। तो मैंने आपको न्यूट्रिएंट का तो बता दिया कि ये जो फिल्ट्रेट बना इसमें से क्या वापिस से ब्लड में गया, तो न्यूट्रिएंट्स ब्लड में चले गए, ग्लूकोज अमाइनो एसिड फैटी एसिड, कितने गए 100% वापिस से रीअब्सॉर्ब हो गए। ऐसा एरो बनाऊंगी, ट्यूब से बाहर की तरफ जाता हुआ एरो बनाऊंगी, इसका मतलब रीअब्सॉर्प्शन हो रही है। और यहाँ से सोडियम भी निकलता है। सोडियम जब निकलता है ब्लड में जाता है तो उसके पीछे पीछे पानी भी निकल जाता है। अगर हम देखें कि सोडियम कितना रीअब्सॉर्ब होता है तो 70% तक सोडियम वापस से ब्लड में जाता है फ्रॉम पीसीटी। तो अगर सोडियम, मैंने आपको बोला कि सोडियम जो जाता है बाहर रीअब्सॉर्ब होता है तो उसके पीछे पीछे पानी भी जाता है, तो पानी भी कितना जाएगा, 70% ही जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? क्यों जाता है सोडियम के पीछे पानी? जहां पर सोल्यूट ज्यादा वहां पर पानी जाएगा, जहां पर नमक ज्यादा होगा वहां पर पीछे पीछे पानी जाता है, यही रीजन होता है। यही बात समझ आई? और क्या रीअब्सॉर्ब होता है, तो यहाँ से क्लोराइड आयन भी रीअब्सॉर्ब होते हैं। क्लोराइड जो है यहाँ पर पैसिवली रीअब्सॉर्ब होते हैं, ये भी सोडियम के पीछे जाते हैं। दे ऑफन फॉलो सोडियम आयन। और यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयन भी रीअब्सॉर्ब होता है। एक और जो यहाँ पर रीअब्सॉर्ब होता है वो है पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन, आप अगर देखो तो जो बुक में डायग्राम दे रखा है उसमें से पोटेशियम ही एक ऐसी चीज है जो सिर्फ पीसीटी से रीअब्सॉर्ब होती है, लेकिन डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में वो सिक्रीट की जाती है, वापस से डीसीटी में भेज दी जाती है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना कि पीसीटी में पोटेशियम की रीअब्सॉर्प्शन होती है, बाकियों में सिक्रीशन होती है पोटेशियम की। क्या बात समझ आई? तो ये तो सारी चीजें पीसीटी में रीअब्सॉर्ब हो रही हैं। अब यहाँ पर लिख लेते हैं कौन सा एक्टिवली हो रहा है कौन सा पैसिवली हो रहा है। तो सोडियम जो है ये होता है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सोडियम को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कराया जाता है बाय सोडियम पोटेशियम पंप। वहीं पे मैंने आपको बताया कि जो क्लोराइड है और वाटर है वो सोडियम के पीछे जाता है। क्लोराइड पीछे जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इसको अलग से एनर्जी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी ट्रांसपोर्ट के लिए, वापस से रीअब्सॉर्ब करने के लिए ये सोडियम के पीछे पीछे निकल गया। और वाटर जो है वो तो हमें पता ही है ये पैसिवली ही जाता है थ्रू ऑस्मोसिस। क्या ये बात समझ आ रही है? अगर हम बात करें पोटेशियम इज पैसिवली ट्रांसपोर्ट और एक्टिवली, पोटेशियम की अगर हम बात करें तो ये भी पैसिवली ट्रांसपोर्ट की जाती है। और बाइकार्बोनेट आयन जो है ये इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में लीव करता है ट्यूब्स को, फिर वापस से जाके बाइकार्बोनेट आयन बन जाता है। तो इसका इनडायरेक्ट मैकेनिज्म है ट्रांसपोर्ट का। ये छोटी छोटी कुछ बातें थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्यूबुलर पार्ट पे जिसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले की ये है डिसेंडिंग लिम्ब, ये है असेंडिंग लिम्ब। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये कौन सी लिम्ब हुई, डिसेंडिंग लिम्ब, और ये कौन सी हुई, असेंडिंग लिम्ब। अगर आप एनसीईआरटी में देखो तो वहां पर लिखा है कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज हाईली परमिएबल टू वाटर, यानी कि उसमें से पानी बहुत इजीली पास कर सकता है, बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू सोल्ट और इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि उसमें से सोल्ट को पास करने में दिक्कत होती है। ऑलमोस्ट इम्परमिएबल, इम्परमिएबल मतलब बिल्कुल नहीं पास करने देगा, लेकिन उसमें ऑलमोस्ट वर्ड आ रहा है, यानी कि 99% इम्परमिएबल है, 1% करने भी दे सकता है पास। तो इस चीज को मैं यहाँ लिख दूं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है और कंफ्यूज कर सकते हैं वो। तो क्या लिखा है एनसीईआरटी ने कि डिसेंडिंग लिम्ब इज हाईली परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या इस स्टेटमेंट से मैं आपको ये बता सकती हूँ कि इसमें से क्या निकलने वाला है डिसेंडिंग लिम्ब से, तो इसमें से रिलीज होगा बाहर की तरफ
वाटर, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें हाईली परमिएबिलिटी है वाटर के लिए। क्यों है ये हाईली परमिएबिलिटी? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्वापोरिन्स, ड्यू टू एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स क्या होते हैं? वो पोर्स, एक्वा मतलब पानी और पोरिन्स मतलब पोर्स, वो पोर्स जो पानी को आने जाने दे उसको बोलते हैं एक्वापोरिन्स। ये बात समझ आई? इससे मुझे एक छोटी सी चीज आप बताओ, अगर इस फिल्ट्रेट में से पानी बाहर जा रहा है तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो फिल्ट्रेट है धीरे धीरे पानी की कमी हो रही है इस फिल्ट्रेट में। क्या मैं ये बात कह सकती हूँ कि इसमें से पानी की कमी हो रही है? तो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ लूप ऑफ हेनले के बारे में, और उसमें से भी किस पे? डिसेंडिंग लिम्ब के बारे में, और यहाँ पर असेंडिंग लिम्ब। तो डिसेंडिंग लिम्ब में मैंने आपको बताया कि ये हाईली परमिएबल होती है पानी के लिए, तो ये पानी बाहर निकलेगा। तो यहाँ से अब पानी बाहर निकल जा रहा है क्योंकि हाईली परमिएबल है डिसेंडिंग लिम्ब। तो मैं ये कह सकती हूँ ये जो फिल्ट्रेट यहाँ पर रह जा रहा होगा पानी के निकलने के बाद, उसमें सोल्यूट ज्यादा होगा, पानी कम होगा कंपैरेटिवली। तो इस वजह से मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो अंदर का जो सोल्यूशन है, जो इस डिसेंडिंग लिम्ब में सोल्यूशन है, वो हाइपरटोनिक बन गया होगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? जो कि सोल्ट का अमाउंट या सोल्यूट का अमाउंट इसमें ज्यादा होता है और सोलवेंट कम होता है। तो फिल्ट्रेट वाइल पासिंग फ्रॉम डिसेंडिंग लिम्ब, जब पास करेगा डिसेंडिंग लिम्ब से, डिसेंडिंग लिम्ब बिकम्स कैसा बन जाएगा? हाइपरटोनिक। क्यों हाइपरटोनिक बनेगा? क्योंकि पानी बाहर निकलता रहेगा, तो हाइपरटोनिक बन जाएगा। वहीं पे असेंडिंग लिम्ब में अगर हम देखें तो असेंडिंग लिम्ब के अंदर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है साफ साफ कि असेंडिंग लिम्ब जो होती है ये परमिएबल होती है टू इलेक्ट्रोलाइट्स। असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि ये आने जाने देगी इलेक्ट्रोलाइट्स को, सोल्ट को, बट इम्परमिएबल टू वाटर, पानी के लिए इम्परमिएबल है। यहाँ पर क्या नहीं लिखा है? ऑलमोस्ट नहीं लिखा है, यानी इसमें से पानी बिल्कुल भी नहीं आना जाना होएगा। यहाँ से सिर्फ सोल्ट जा सकती है, पानी का कोई लेना देना नहीं है इस साइड में। इस वजह से क्या होगा? इधर से सोल्ट बाहर निकलेगी। सोडियम NaCl, NaCl लिख देती हूँ, सोडियम क्लोराइड को अलग लिख दो, वो भी अलग, वो भी चलेगा। तो NaCl यहाँ से बाहर निकलना शुरू कर जाएगी, और NaCl जब यहाँ से बाहर निकलेगी, बहुत ज्यादा अमाउंट में बाहर निकलेगी, तो वापस से ये फिल्ट्रेट क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे अब सोल्ट कम हो गई है, पानी ज्यादा हो गया है, तो ये हाइपोटोनिक बन जाएगा। तो यहाँ पर फिल्ट्रेट क्या बन जाएगा? फिल्ट्रेट विल बिकम हाइपोटोनिक। तो यहाँ पर ये चीज पता होनी चाहिए, स्टेटमेंट बेस में पूछ लेंगे कि डिसेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू सोल्ट, वो गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि ये ऑलमोस्ट इम्परमिएबल है। वहीं पे पूछ लेंगे असेंडिंग लिम्ब इज ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू वाटर, तो वो भी गलत हो जाएगी क्योंकि ये कंप्लीटली इम्परमिएबल है। क्या ये समझ आया आपको लूप ऑफ हेनले का? फिर हमारे पास आता है डीसीटी। अगर हम डीसीटी की बात करें तो डीसीटी में मैंने आपको लिखवाया था कि कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होती है, कि इसमें से भी रीएब्जॉर्प्शन होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी होती है, लेकिन वो रीएब्जॉर्प्शन कैसी होती है? कंडीशनल। कंडीशनल का यहाँ पे क्या मतलब है? इसको कुछ इस तरह से समझते हैं। मान लो कि आपने पूरा दिन पानी नहीं पिया, तो लास्ट में जब आप रात में पूरा दिन पानी नहीं पिया, तो जब आप यूरिनेट करने जाते हो तब आप कभी ध्यान देना बिना पानी के कि आपका जो यूरिन है वो डार्क येलो कलर का आता है। वहीं पे जब आप पानी अच्छे से पी रहे हो, 2-3 लीटर पानी पी रहे हो, तो आप देखना फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आती है और आप यूरिन का कलर देखना वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है। इसका रीजन क्या है? जब आपकी बॉडी में पानी की फुलफिलमेंट है, मतलब पानी पूरा मिल रहा है आपकी बॉडी को, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कहीं से भी डिहाइड्रेशन नहीं हो रही है, तो जो एक्सेस वाटर है उसको बाहर रिमूव कर दिया जाता है। वहीं पे जब आपकी बॉडी को पानी नहीं मिला, सुबह से किसी वजह से पानी नहीं मिल रहा, तो बॉडी जो पानी रिमूव कर रही थी पहले, उतना ही पानी अभी भी रिमूव करेगी, तो बॉडी डिहाइड्रेट कर सकती। तो अब बॉडी यहाँ पर क्या करने की कोशिश करती है? डीसीटी में कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन लगाती है। वो कंडीशन आ गई कि भाई पानी नहीं मिला सुबह से, अब वापस से पानी खींचो, डीसीटी से भी जितना पानी खींच सकते हो खींचो। यहाँ से 70% पानी निकला, यहाँ से भी निकला पानी, पर और जितना तुम पानी वापस बॉडी में डाल सकते हो डालो, डीसीटी से निकालो जितना पानी निकाल सकते हो। तो डीसीटी से भी कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होती है, वो कंडीशन लग गई है कि वहां पर आपने पानी नहीं पिया, इस वजह से
डिहाइड्रेशन में जा रही है बॉडी, तो कंडीशन लगने की वजह से यहाँ पर पानी निकलता है। और ऐसा ही सेम सोडियम के लिए भी होता है। सोडियम इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो रही है ज्यादा ही, मान लो कि ऐसा भी हो सकता है कि फ्रीक्वेंट स्टूल आने की वजह से आपके इलेक्ट्रोलाइट्स खत्म हो जा रहे हैं, तो वो ट्राई करता है कि जितना इलेक्ट्रोलाइट आपके यूरिन में निकल रहा था उसमें से इलेक्ट्रोलाइट वो खींच सके। तो यहाँ से भी सोडियम की भी वापस से रीअब्जॉर्प्शन होती है कंडीशनली। क्या ये बात समझ आई? तो यहाँ पर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होती है डीसीटी में सोडियम की एंड वाटर की। सोडियम एंड वाटर की क्या होती है? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। तो यहाँ लिख दूं मैं कि इन डीसीटी कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर अकर्स। कंडीशनल का मतलब समझ आ गया, कंडीशन लग गया कि बॉडी डिहाइड्रेट कर रही है, इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो रही है, तब रीअब्जॉर्प्शन हो रही है उनकी। तो यहाँ देखिए जो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन है इसमें 2 हार्मोन का काम होता है। 2 हार्मोन कौन कौन से? एक तो एल्डोस्टेरोन, एक एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं उसको। एल्डोस्टेरोन का काम होता है सोडियम को वापस से खींचना, रीअब्जॉर्ब करना। वहीं पे एडीएच का काम होता है वाटर को वापस से रीअब्जॉर्ब करना। यहाँ पर मैं समझा रही हूँ इसका मेन रेगुलेशन ऑफ किडनी जब आएगा तब समझेंगे हम। यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ थोड़ा सा कि यहाँ पर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करवाने के लिए 2 हार्मोन काम करते हैं डीसीटी में, और कलेक्टिंग डक्ट में भी इनका काम होता है। कौन कौन से हार्मोन होते हैं? एल्डोस्टेरोन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, डायूरेसिस एक टाइप का डिसऑर्डर है। डायूरेसिस में क्या होता है कि यूरिन में पानी बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा होता है। एंटी का मतलब क्या होगा? उसके अगेंस्ट, यानी कि जो यूरिन में पानी ज्यादा रिलीज हो रहा है उसके अगेंस्ट काम कर रहा है ये। कैसे अगेंस्ट काम करेगा? ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाता है। इसका मेन प्राइमरी काम क्या होता है? वाटर रीअब्जॉर्प्शन। वहीं पे एल्डोस्टेरोन का मेन काम क्या होता है? सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन। और अगर इसने सोडियम रीअब्जॉर्ब करवाया तो पीछे पीछे पानी भी खींचा चला जाएगा। ठीक है, तो पानी भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाता है। क्या ये बात समझ आई? तो डीसीटी में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन में ये 2 हार्मोन काम करते हैं, एल्डोस्टेरोन और एडीएच। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि यहाँ पर क्या हो रही है इन दोनों की? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। कोई कंडीशन लगी जिस वजह से इनको रीअब्जॉर्ब करना पड़ गया। और क्या रीअब्जॉर्ब होता है यहाँ से डीसीटी से? तो बाइकार्बोनेट आयन भी रीअब्जॉर्ब होते हैं, HCO3 नेगेटिव आयन भी रीअब्जॉर्ब होते हैं अगर रिक्वायर्ड है तो। क्या इतनी बात समझ आई? लास्ट हमारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में कलेक्टिंग डक्ट रह जाती है। कलेक्टिंग डक्ट की अगर हम बात करें तो इससे अगर पानी बहुत ज्यादा है, जैसे कि कोर्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं, जो कोर्टेक्स में नेफ्रॉन होते हैं जिसमें लूप ऑफ हेनले नहीं होता, अगर उसमें लूप ऑफ हेनले नहीं है कोर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर, ध्यान से सुन लो इस बात को, कोर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले नहीं होता, तो इस वजह से पानी जो है वो बाहर नहीं निकलेगा, यूरिन कंसंट्रेटेड नहीं बनेगा। तो यहाँ से जितना पानी लूप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्ब हो सकता था वो नहीं हुआ, तो वो कहाँ चले जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट में। तो कलेक्टिंग डक्ट में पानी ज्यादा है, जितना होना नहीं चाहिए था यूरिन में, तो कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है? ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को बाहर निकालती है, रीअब्जॉर्ब करवाती है। क्या ये बात समझ आई? कलेक्टिंग डक्ट क्यों ऐसा करती है? क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट होती है मेडुला के अंदर। याद करो लूप ऑफ हेनले भी मेडुला के अंदर थी, ऐसे ही कलेक्टिंग डक्ट भी मेडुला के अंदर जा रही है, डीप इनटू द मेडुला जाती है, तो वो वाटर को वहां पर रीअब्जॉर्ब करवा देती है। अब ये क्यों ऐसा है, मेडुला से क्या लेना देना, वो हम पढ़ेंगे यूरिन कंसंट्रेशन वाले मैकेनिज्म में। अभी हम यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म देख रहे हैं। तो यहाँ से H2O बाहर निकल गया। क्या आपको इतनी बात समझ आई? एक छोटी सी चीज अगर हम और देखें तो कलेक्टिंग डक्ट से, ये मेन है, कलेक्टिंग डक्ट पे प्रेजेंट होते हैं यूरिया के ट्रांसपोर्टर। ये मैंने बना दिए यूरिया ट्रांसपोर्टर, यानी कि ये यूरिया को ट्रांसपोर्ट करेंगे। कलेक्टिंग डक्ट में प्रेजेंट होते हैं यूरिया ट्रांसपोर्टर इन द लोअर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, नीचे की साइड जो कलेक्टिंग डक्ट का पार्ट होता है वहां पे प्रेजेंट होते हैं ये, और ये यूरिया को बाहर निकालते हैं कलेक्टिंग डक्ट से। अब क्वेश्चन है कि मैम यूरिया तो हमें वैसे भी बॉडी से बाहर निकालना होता है, तो ये वापस से बॉडी में क्यों जा रहा है? तो एक तो इसकी बात की छोटा सा अमाउंट ही यूरिया का जाता है बाहर, और वो अमाउंट का काम कुछ और होता है, हम आगे पढ़ेंगे। आप ये समझ लो कि ये अमाउंट वापस से असेंडिंग लिम्ब में भेज दिया जाता है, थोड़ी देर के लिए बाहर निकालते हैं, वापस असेंडिंग लिम्ब में डलवा दिया जाता है उसको। तभी मैंने उसको पार्शियल रिमूवल में लिखा था यूरिया को, अगर आपको याद हो। पहला जो लेक्चर था इस पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वाले चैप्टर पे, मैंने आपको बताया था यूरिया जो है पार्शियली रिमूव किया जाता है, कंप्लीटली नहीं। तो ये इसका आंसर है। तो कलेक्टिंग डक्ट का अगर हम लिखें तो इसमें से वाटर रीअब्जॉर्ब होता है
क्यों होता है? ड्यू टू एक्वापोरिन्स, इसके अंदर एक्वापोरिन्स होते हैं इसलिए। दूसरा, यूरिया भी रीअब्जॉर्ब होता है क्योंकि इसमें यूरिया ट्रांसपोर्टर होते हैं, और ये कहाँ होते हैं यूरिया ट्रांसपोर्टर? लोअर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट में, तो वहां से रीअब्जॉर्ब होगा ये। क्या ये बात समझ आई? तो ये पूरा था हमारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट लास्ट पार्ट आता है यूरिन फॉर्मेशन का, ट्यूबुलर सिक्रीशन, वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्यूबुलर सिक्रीशन। उसके लिए दोबारा से डायग्राम बना लेती हूँ। तो ये मैंने बना दिया नेफ्रॉन दोबारा से। अब हमें देखनी है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन हमेशा याद रखना 3 चीजों की होती है। कौन कौन सी होती है? हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एंड अमोनिया। ये 3 चीजों की ही सिक्रीशन होती है और किसी की नहीं होती है। तो स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से जिसका नाम है पीसीटी। पीसीटी में किसकी सिक्रीशन होती है ये देख लेते हैं। तो पीसीटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब मैंने क्या बोला कि ट्यूबुलर सिक्रीशन में ये तीनों चीजें ही होंगी सिक्रेट ट्यूब के अंदर। पर अगर आप देखो तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में यहाँ पर पोटेशियम तो रीअब्जॉर्ब हो रहा था, तो पोटेशियम तो रीअब्जॉर्प्शन में आ गया, तो वो सिक्रीशन में नहीं आएगा। ये थोड़ी होगा कि यहाँ से सिक्रेट हो रहा है इसके अंदर, वहीं से बाहर से वापस जा रहा है, तो ये तो कोई तुक नहीं बना। तो यहाँ पर क्या चीजें सिक्रेट होंगी? ऐसा एरो बना देते हैं सिक्रीशन के लिए। तो यहाँ पर बाकी की जो रिमेनिंग 2 चीजें होंगी वो सिक्रेट होंगी। इस तरह से याद रख सकते हो। तो हाइड्रोजन आयन सिक्रेट होता है और अमोनिया सिक्रेट होता है। क्या ये बात समझ आई? हाइड्रोजन आयन और अमोनिया सिक्रेट होता है। अब इनके सिक्रीशन का कारण क्या है? ये जो हाइड्रोजन आयन है और ये अमोनिया है, सिक्रीशन का कारण क्या है? इसको क्यों डाला जाता है? अगर ब्लड में रह गया है तो इसको क्यों पीसीटी डीसीटी में निकाला जाता है? इसका रीजन होता है, एक तो अमोनिया हाईली टॉक्सिक है, इसका तो हमारे को कोई बनता ही नहीं कि इस पे क्वेश्चन किया जाए। ये तो हाईली टॉक्सिक है, इसको तो रखना ही नहीं है बॉडी में, तो निकाला जाता है अगर बाई चांस रह गया है तो। वहीं पे ये जो हाइड्रोजन आयन होता है, टू मेंटेन पीएच बैलेंस, इसको बाहर रिलीज किया जाता है। मान लो कि ब्लड का पीएच खराब हो रहा है, ब्लड का पीएच होता क्या है? 7.4। मान लो कि हाइड्रोजन आयन हो गए हैं ज्यादा और वो जा रहा है एसिडिक की तरफ, एसिडिक पीएच की तरफ। तो ताकि ब्लड का पीएच मेंटेन रहे तो हाइड्रोजन आयन को बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि ताकि ब्लड का पीएच मेंटेन रहे तो हाइड्रोजन आयन को ट्यूब्स में सिक्रेट कर दिया जाता है ताकि वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाए। तो इसमें क्या आएगा? हाइड्रोजन एंड अमोनिया। क्या ये बात समझ आई? अब अगर हम बात करें लूप ऑफ हेनले की, तो लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में तो किसी भी चीज की सिक्रीशन नहीं होती है। तो अब हम चलेंगे असेंडिंग लिम्ब में। असेंडिंग लिम्ब में होती है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो ये यूरिया, इसका काम होता है मेडुलरी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी देखने का। ये हम बाद में देखेंगे, बाद में समझ आ जाएगा कि क्यों ये सब हो रहा है। तो यूरिया जो है ये इस एरिया में रिलीज हो गया। अब यहाँ पर यूरिया जो बाहर रिलीज हुआ है उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट ही रहना चाहिए। अगर ये कंटिन्यूअसली सिर्फ रिलीज ही होगा, उसको अंदर वापस नहीं लेके जाया जाएगा, तो ये बाहर बढ़ता रहेगा इस एरिया में अमाउंट बढ़ता रहेगा। लेकिन हमारे को चाहिए कि एक लिमिट अमाउंट रहे इसका, तो इसीलिए यूरिया जो है असेंडिंग लिम्ब में वापस चला जाता है। यूरिया क्या करता है? असेंडिंग लिम्ब में वापस से सिक्रीट हो जाता है। क्या ये बात समझ आई? तो इस तरह से यूरिया का अमाउंट एक पर्टिकुलर एक लिमिट बनी रहेगी उसकी, ज्यादा नहीं होगा वो, जैसे ज्यादा होने लगेगा वैसे असेंडिंग लिम्ब में वापस जाता रहेगा। डीसीटी की अगर हम बात करें तो डीसीटी में ये तीनों ही सिक्रीट होते हैं। तो यहाँ पे मैं एरो बना के लिख देती हूँ। अमोनिया टॉक्सिक है इसलिए, हाइड्रोजन आयन पीएच को मेंटेन रखने के लिए, और पोटेशियम। तो यहाँ पोटेशियम क्यों रिलीज हो रहा है? पोटेशियम होता है रिलीज टू मेंटेन आयनिक बैलेंस। हमें पता है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। पोटेशियम जो होता है मेम्ब्रेन के अंदर होता है, सोडियम मेम्ब्रेन के बाहर होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। पर पोटेशियम जो है बाहर आ जाता है और पोटेशियम हार्ट को स्लो करता है। तो अगर पोटेशियम बाहर ज्यादा रहा तो हार्ट रेट जो है वो स्लो हो जाएगी, हमें वो चाहिए ही नहीं। तो एक्सेस ऑफ पोटेशियम जो बाहर आ गया है एक्सक्रीट कर दिया जाता है। पोटेशियम को सिक्रेट करने का तरीका क्या होता है? सोडियम पोटेशियम पंप। तो यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप लगे होते हैं, सोडियम को रीअब्सॉर्ब करते हैं, पोटेशियम को इसके अंदर डाल देते हैं। क्या ये बात समझ आई? तो ये 3 चीजें डीसीटी में सिक्रेट करते हैं। अब कलेक्टिंग डक्ट की अगर हम बात करें तो कलेक्टिंग डक्ट में हाइड्रोजन और पोटेशियम सिक्रेट किए जाएंगे। क्या इतनी बात समझ आई?
तो ये पूरा था ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन में हमेशा याद रखना 3 चीजें ही सिक्रेट की जाती हैं, हाइड्रोजन आयन, अमोनिया, पोटेशियम आयन। क्योंकि पोटेशियम आयन पीसीटी में से रीअब्सॉर्ब हो रहा है तो उसको सिक्रेट नहीं कर रहे हैं। डीसीटी में तीनों चीजें ही सिक्रेट हो रही होती हैं और कलेक्टिंग डक्ट में पोटेशियम और हाइड्रोजन हो रहा होता है। क्या ये बात समझ आई? तो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। और इस वजह से जो 180 लीटर पर डे बन रहा था वो 1.5 लीटर ही बनता है। क्या रीजन है? क्योंकि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन से 99% फिल्ट्रेट वापस से हो लेता है, कहां पर? ब्लड में। तो हमारा जो यूरिन बना, अगर हम उसकी कॉम्पोजिशन देखें, जो लास्ट में यूरिन बना, कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन आया, उसकी कॉम्पोजिशन देखें तो वाटर होता है इसमें 95%, यूरिया होता है इसके अंदर 2.7%, सोल्ट इसमें होता है 2%, और बाकी के अदर मटेरियल्स जो हैं, जो बाकी का सामान रह गया, वो बनाते हैं 0.3% या उससे कम। अदर मटेरियल में क्या आ सकता है? ड्रग्स वगैरह आ सकते हैं, यूरिक एसिड आ सकता है, यूरिक एसिड भी बनता है ना हमारी बॉडी में, उन सबको मिला के 0.3% वो सब्सटेंस होता है। अगर हम देखें यूरिन का पीएच क्या होता है, तो ये 6 का पीएच होता है, यानी एसिडिक पीएच होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन को रिलीज करा जा रहा है, सिक्रेट किया जा रहा है। अगर हम देखें तो ये पेल येलो होता है। पेल येलो कलर कैसे आया? ड्यू टू एक पिगमेंट जिसका नाम है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से। यूरोक्रोम पिगमेंट बनता कैसे है? तो हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है यूरोक्रोम पिगमेंट। और यूरिया को अगर हम ग्राम्स में देखें तो 25 से 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट होता है पर डे। अगर हम ग्राम में देखें तो 25 से 30 ग्राम होता है। तो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको आज का लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस बनाने की मोटिवेशन देता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।